दोस्तों नमस्कार। विश्व भारती यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। और आज का जो विषय है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी अगर आपको जानकारी दूं तो वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। ये सरप्राइज़ के बारे में तो बहरहाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरे जो उनके साथ काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जो बहुत बहुत आगे हैं, वो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। और इन सब की कुछ नई रणनीति है इस बार, जो काफ़ी पार्टियों के, बाकी के दलों के बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है। इसके ऊपर अगर आपको विस्तृत जानकारी दूं, ये जो वैसे मोदी जी के सरप्राइज़ के बारे में बता रहा था, ये इसी शो के एंड के पहले आपको बताऊंगा, ख़त्म होने के पहले। तो इसके लिए ज़रा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। खैर, इनकी जो स्ट्रेटजी है काम करने की, वो बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत सोचे समझे तरीके से ये चुनाव का सब कुछ करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो अजीबी और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ज़ोरदार वातावरण वहाँ बना हुआ है। वहाँ के ज़मीनी स्तर से जो बहुत काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है, वैसे नई दिल्ली से विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो आने वाले 1.5-2 महीनों के अंदर लगभग ये लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी खास करके, इनकी लगभग कुछ 18 से 20 रैलियाँ वहाँ होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, कई ज़िलों में, कई जगहों पर। और उसमें बहुत ही ज़ोरदार वातावरण रहेगा। दूसरी चीज़ तो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल रही कि ये लगभग 50 एक रैलियाँ वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर करने वाले हैं। और ये सब रैलियों से ये ऑलरेडी वहाँ पर वातावरण ऐसा हो चुका है कि जब ये जो ममता बनर्जी हैं, ममता दीदी जिन्हें कहा जाता है, ये जब 10 साल पहले पहली बार चुन के आई थी, तो इनकी उस समय की जो लड़ाई थी वो कांग्रेस और ये लेफ्ट के और कम्युनिस्ट फ्रंट के साथ में थी, और वहाँ की उनके गुंडागर्दी के खिलाफ थी। और पिछले इन 10 सालों में उनके वो जो लेफ्ट और कम्युनिस्ट के जितने गुंडे हैं, वो इस तमिल मनीला कांग्रेस में आ चुके हैं। और पिछले 10 सालों में वहाँ का कोई विकास या ऐसा कुछ भी फ़र्क, ऐसा कुछ वहाँ के सामान्य जनता को समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो अस्तित्व में जो सरकार है वहाँ पे टीएमसी यानी तृणमूल मनीला कांग्रेस की जो सरकार है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उससे बहुत नाराज़ है। और इस समय एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोटिंग होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आपको मैंने अभी बताया अमित शाह जी के चुनावी दौरे का जो कार्यक्रम है, इसके सिवा अगर आपको बताऊं तो स्मृति ईरानी जी है, उनकी भी वहाँ काफ़ी सारी रैलियाँ होने वाली है। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी लगभग 50 एक रैलियाँ वहाँ होने जा रही हैं। और करीब करीब 25 तो उनकी लगभग मेरे जानकारी में पक्की हैं। और दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनकी भी लगभग 50 रैलियाँ होने जा रही है। तो अमित शाह और नड्डा जी की जो 50-50 रैलियाँ हैं, उसमें ही इतने कार्यकर्ता शामिल होंगे कि वहाँ की जो जनता ऑलरेडी आतुर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उनको एक चांस दे वहाँ में सत्ता में आने का, वेस्ट बंगाल का विकास करने के लिए। क्योंकि मोदी जी का तो नारा ही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जो 10 सालों में उनको कुछ देखने नहीं मिला और वहाँ का कुछ विकास हुआ नहीं, इतने सारे फंड आए और केंद्र की इतनी सारी योजना वहाँ के किसानों तक, गरीबों तक कुछ पहुँच नहीं पाया। इस वजह से वहाँ की पूरी जनता हद से ज़्यादा नाराज़ है। और इस पूरे चुनावी माहौल के अंदर जो वहाँ के जनता से, ग्रासरूट लेवल से जो जानकारी मिल रही है, वो ये मिल रही है कि ये लेफ़्ट वाले और ये कम्युनिस्ट और ये टीएमसी के, ये जितना उनको जनता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले या उन लोगों के गुंडे या जो भी होंगे, एंटी सोशल एलिमेंट होंगे या जो भी होंगे,
उतना ही जनता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में और भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए ज़्यादा आतुर हो चुकी है। दूसरा, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दा गरमाया था, एक या दो विषय चले थे वहाँ पे। पहला तो ममता दीदी कह रही थी कि ये 8 फेज़ में कैसे किया गया है। तो इसका जो इतिहास है वेस्ट बंगाल का, जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी, वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस और जो अधिकारी पूरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली बाइज्ड रहते थे, उस वजह से इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, अपने आप में संवैधानिक संस्था है, और उन्होंने ये पूरा एनालाइज करके पूरी जानकारी लेके उसके ऊपर अच्छे से निर्णय लिया और ये 8 फेजेस में उन्होंने डिसाइड किया और सेंट्रल फोर्सेस के मदद से वो ये सब करेंगे। आज जैसे ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है अभी कल या परसों में, तो उस समय वहाँ के जो अधिकारी इलेक्शन के पहले जो ममता दीदी ने मुख्यमंत्री होने के नाते अपने हिसाब से लगाए थे, ये जानते हुए कि चुनाव आ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी ली है प्रशासन से और उन सबके तबादले बदलियां कर चुके हैं। इसके वजह से ममता दीदी और परेशान रहे कि वो जहाँ जहाँ अपने अधिकारी चाहते थे जिस जिस काम के लिए या इस चुनाव में मदद हो, वो उनको कुछ हो नहीं पाएगी। इसके लिए वो और ही बौखलाए हुए हैं। दूसरी आपको एक बात बता दूँ, इस पूरे चुनावी माहौल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता खुद परेशान हैं, क्योंकि उनके जो पार्टी के लिए जो मॉब गैदर करते थे, जो पूरी जनता को अट्रैक्ट करते थे, वो उसमें से कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। इस वजह से अब जो है उनके पास मॉब पुलर, पब्लिक पुलर नहीं है, और जो कुछ हैं वो खुद आधे डिमोरलाइज हैं, क्योंकि ममता दीदी खुद कुछ निर्णय लेती नहीं। उनका तो निर्णय पूरा लेते हैं प्रशांत किशोर, जो कि टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल आउटसाइडर है। इस वजह से ये जो भी हालात चल रहे हैं, इसमें टीएमसी का जो काडर है, नेता है, ये ऑलरेडी डिमोरलाइज्ड है, और भारतीय जनता पार्टी का ये वातावरण जनता के अंदर, और जनता का इन लोगों को सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मर्डर हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, खून किए गए हैं, ये सब माहौल को देखते हुए। और दूसरा एक विषय ऐसा है कि पिछले 2-4 दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि एक बूढ़ी औरत 80 या 90 साल की, जिनका बेटा या बेटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उस कार्यकर्ता की खिलाफत करने के लिए उनकी वो 80 या 90 साल की बूढ़ी माँ के साथ जाके हाथापाई की गई, उनको मारा गया है, टीएमसी के गुंडों ने मारा है, ऐसा आरोप है। तो ये तो कहती हैं कि भाई मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ और जनता को अपनी बेटी को चुन के लाने की इच्छा है, तो अगर वो बेटी हैं तो ये जिनको मारा गया वो माँ थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की माँ के साथ में जब इस तरह का व्यवहार हुआ, तो वहाँ की पूरी जनता जो है वो टीएमसी और उनकी सरकार से बहुत बुरी तरह नाराज़ है। और वो ऐसे हालात में किसी भी तरीके से जो थोड़े कुछ लोग या कुछ वोटर उनके साथ थे, वो भी अब नाराज़ चल रहे हैं। इसके लिए टीएमसी की बड़ी हालत ख़राब है। और ऐसे सब चुनावी माहौल में अमित शाह और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी कुछ अजीब स्ट्रैटेजी होती है, दुनिया से कुछ अलग काम करने की उनको हमेशा इच्छा रहती है और वो करते भी हैं। तो अब वो कुछ जो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, उसकी कुछ जो जानकारी आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से नई दिल्ली से, वो 7 तारीख की आने वाले रविवार को 7 मार्च को वो बहुत ही बड़ी विशाल सभा लेने जा रहे हैं। वहाँ पर एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जिसे पॉपुलरली सिर्फ परेड ग्राउंड भी कहा जाता है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत आसानी से वो भरता नहीं। वहाँ पर काफ़ी सारी पार्टियों की सभाएं होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी हो चुकी है। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 लाख लोग वहाँ जमा होने वाले हैं उस ग्राउंड पर। और उस कार्यक्रम में, उस रैली में, चुनावी रैली में सबसे पहली भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रैली इस चुनाव के लिए होने जा रही है। और उस रैली के अंदर अगर 20 लाख लोग जमा होते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और एक पूरे पश्चिम बंगाल में एक बहुत उत्साही वातावरण है, ये पूरी कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि इस कार्यक्रम, इस रैली के लिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब तो खुद आएंगे ही वहाँ पर, और काफ़ी सारे पदाधिकारियों को उस दिन, उस समय वहाँ पर हाज़िर रहने के लिए कहा गया है, शामिल होने के लिए कहा गया है।
तो वहाँ पर जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार की गर्दी देखने मिलेगी, जो रश होगी और जो वातावरण उससे बनेगा, उसका परिणाम न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि उसी समय मेरे हिसाब से केरला और आसाम में भी चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु में, ये सब प्रांतों के ऊपर, प्रदेशों के ऊपर, और पौंडीचेरी, पुदुचेरी, वहाँ पर भी इसका काफ़ी भारी और काफ़ी ज़बरदस्त परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दूसरी तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि सरप्राइज़ तो ऐसी कुछ जो विश्वसनीय सूत्रों से नई दिल्ली से जानकारी मिल रही है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक अपने आप में क्रिकेटिंग लेजेंड है महाराष्ट्र के लिए, उसी तरह से सौरव गांगुली ये अपने आप में क्रिकेटिंग लेजेंड है वेस्ट बंगाल के लिए। सचिन तेंदुलकर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट लेजेंड माने जाते हो, बात और है, लेकिन भारत के अंदर तो सौरव गांगुली भी कुछ कम नहीं है और वो वेस्ट बंगाल से खुद हैं। तो एक तो सरप्राइज़ ये है कि ये जानकारी मिल रही है कि उस समय सौरव गांगुली जी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में 7 तारीख को, आने वाले 7 मार्च को इस परेड ग्राउंड में स्टेज शेयर करने वाले हैं। और अगर ये जानकारी सही है, जो कि हमें मिल रही है, कि ऐसा लग रहा है अब तक कि ये सही है, और अगर ये होता है तो आप समझ लीजिए कि इसका जो परिणाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर और उनकी मेंटालिटी पर भी होगा, क्योंकि उन्हें सब दादा करके पुकारते हैं, उनका बहुत सम्मान है। तो जो थोड़े कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर बचे हैं टीएमसी के, जो कुछ काम कर सकते हैं, वो इस तरह से डिमोरलाइज हो जाएंगे कि वो भी शायद इस चुनाव में ठीक से काम नहीं कर पाए। और दूसरी जानकारी एक और आपको दे दूँ कि बॉलीवुड जगत के मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें मिथुन दा कहा जाता है पॉपुलरली, मिथुन दा भी उस रैली में आने की संभावना है और उसी समय स्टेज शेयर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। ऐसी भी कुछ जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से नई दिल्ली के हवाले से मिल रही है। और आपको ये बता दूं, अगर ये होता है इस तरीके से कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, भारत के गृह मंत्री, इन्होंने इस तरह की जो पॉलिसी या जिस तरह से जो कंटेस्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जो कंटेस्ट करवा रहे हैं अपने पार्टी का इलेक्शन चुनाव वेस्ट बंगाल में, और उसमें अगर ये 7 तारीख को सौरव गांगुली और मिथुन दा अगर वहाँ पर स्टेज उनके साथ शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही अजीब परिस्थिति होगी टीएमसी और उनके नेताओं के लिए, कि जो कुछ किसी में कुछ इच्छा है करने की, वो भी शायद आधे डाउन हो जाए उसमें। और दूसरी आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये भी संभावनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है कुछ कि हो सकता है ये जो मैंने अभी आपको बताया मिथुन दा, ये तो टीएमसी में रह चुके हैं पहले, तो हो सकता है कि ये और सौरव गांगुली जी अगर ये भारतीय जनता पार्टी में उस दिन प्रवेश कर ले या उनका कुछ ऐसा डिक्लेयर हो जाए और वो खुद प्रचार करे भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में, तो आप समझ सकते हो कि टीएमसी की परिस्थिति क्या हो सकती है इस चुनाव में। तो ऐसे हालात में टीएमसी और उनके कार्यकर्ता जो काफ़ी सहमे हुए, डरे हुए हैं, उनकी तो और हालत ख़राब होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं, और ये सब विषय में मिथुन दा और जो सौरव गांगुली जी के विषय में ये जो सब बातें हैं, ये सिर्फ उच्च लेवल तक चल रही है, नीचे जिला स्तर, प्रदेश स्तर या उसके नीचे किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सब सिर्फ टॉप लेवल के ऊपर ही बातचीत चल रही है और ऐसी ही सूत्रों से जानकारी मिल रही है। टॉप लेवल पे भी कुछ 2-4 लोगों से ही चलती होगी, उससे ज़्यादा किसी को ज़्यादा इस बारे में विषय में जानकारी नहीं है। और ये सौरव गांगुली जो हैं, इनके ये शायद पहले ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में आ जाते या ये शायद प्रवेश कर लेते इसके पहले, जो कुछ बातचीत कुछ समय सुनने मिली थी, काफ़ी समय पहले इनफैक्ट। लेकिन वो अभी हाल ही के समय में 2 बार तो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, शायद हो सकता है इस वजह से भी कुछ डिलेज वगैरह हुए होंगे। लेकिन बहरहाल एनीवे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाले इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में काफ़ी सारे सरप्राइजेस देखने मिलेंगे और उनका परिणाम आसाम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला पर ज़रूर देखने मिलेगा। तो इस पूरी जानकारी को सुनने के लिए आपने जो समय निकाला, और इस विषय में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सभी का आभारी हूँ। और आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये विश्व भारती यूट्यूब चैनल पे जो जानकारी दी जा रही है या इस शो में जो जानकारी दी गई है, ये अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर आप इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं ये ज़रूर शेयर करें और इसका नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं कि अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, जो शो आएगा या जो भी कुछ जानकारी होगी उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।